की मुख्यमंत्री से मुलाकात, सरकार ने न्याय का दिया भरोसा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में सियासी घमासान, 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करने का ऐलान। हरिद्वार में धूमधाम से लोहड़ी मेला, राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल, लोहड़ी उत्सव में दिखे पंजाबी संस्कृति के रंग। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में अब तक 1.5 लाख लोग जुड़े, सरकारी सेवाओं गांव तक पहुंची। उत्तराखंड पुलिस में डिजिटल न्याय प्रणाली में देश में पहला स्थान हासिल किया। बता दें कि क्रियान्वयन के केस प्रबंधन और पारदर्शिता में उन्नति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पे स्वर्गीय अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी ने भेंट की है। इस दौरान अंकिता के माता पिता ने मुख्यमंत्री को प्रकरण से संबंधित अपनी भावनाएं और मंतव्य बताए। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग देने और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया है। यह भेंट राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि पीड़िता परिवार को न्याय और समर्थन दोनों मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले में न्याय और कानून का पालन हो और परिवार को कोई असुविधा ना हो। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। इस मामले में न्याय की मांग को लेकर विपक्ष और कई संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। खास बात यह है कि अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने भी प्रदेश की जनता से उत्तराखंड बंद को समर्थन देने और शांतिपूर्ण तरीके से बंद सफल बनाने की अपील की है। वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता हर बात का फैसला खुद करती है और यह पहली बार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब जब अंकिता से जुड़ा मुद्दा उठा है, जनता ने चुनावों में भाजपा का साथ दिया है। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि चाहे पंचायत चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव या लोकसभा चुनाव, हर बार जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया और आगे भी जनता को विश्वास भाजपा के साथ बना हुआ है। जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, जनता सहयोग, जनता सब देखती है। तो इस मामले पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले भी पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था और एक बार फिर यह मामला सियासी सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। इस मामले पर ताजा अपडेट और जमीनी तस्वीर जानने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पुष्कर सिंह नेगी जुड़ेंगे। पुष्कर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले भी न्याय को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आज मुख्यमंत्री से उनके माता पिता ने मुलाकात भी की। आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या कुछ अपडेट है?
बता दें, अंकिता के पिता से जनता ने अपील की है और आपको बता दें कि 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान कर दिया गया है भाजपा की ओर से, और जिसमें अंकिता के पिता का भी समर्थन पूर्ण रूप से मिल रहा है। आज अंकिता के पिता ने मुख्यमंत्री धामी से भी मुलाकात की और मुख्यमंत्री धामी ने यह आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है। तमाम राजनीतिक दल भी इस मामले को लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते आए हैं और इसी दौरान आज मुख्यमंत्री से उनके माता पिता ने मुलाकात की, पूरी घटना की जानकारी दी और साथ ही न्याय की भी मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें यह भरोसा जताया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और राज्य सरकार उनके साथ है। चलिए, हमारे ब्यूरो चीफ पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले भी न्याय को लेकर सवाल उठे हैं और आज उनके माता पिता ने उनसे मुलाकात भी की है। आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, राज्य की जिस तरह से जो है लगातार जो है उत्तराखंड में जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो है चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या तमाम सारे उपहार से लेकर मैदान तक जो है सीबीआई की जांच की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे। उसका संज्ञान लेते ही सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे फैसला लिया है कि कल जो है शाम को ही जो है अंकिता के माता पिता जो है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार के ज्वालापुर इंटर कॉलेज में उत्तरांचल पंजाबी समाज की ओर से लोहड़ी मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद मंच पर पारंपरिक पंजाबी लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिली, जिसमें लोहड़ी पर्व की खुशी और उत्साह साफ नजर आई। पूरा कार्यक्रम पंजाबी संस्कृति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में पंजाबी समाज के लोग मौजूद रहे। राज्यपाल के पहुंचने पर पंजाबी महासभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पंजाबी समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोहड़ी जैसे पर्व को जिस उल्लास और ऊर्जा के साथ मनाया गया है, वह समाज और मानवता के लिए एक सकारात्मक संदेश देता है। राज्यपाल ने कहा कि भारत की असली पहचान उसकी संस्कृति, परंपरा और आपसी भाईचारे में है। उन्होंने कोविड काल के दौरान पंजाबी समाज द्वारा किए गए सेवा कार्यों की भी तारीफ की है और पूरा समाज को धन्यवाद दिया। देखिए, के जो पंजाबी महासभा है उन्होंने लोहड़ी का पर्व मनाया। आज एक बहुत बड़ा संदेश हरिद्वार के पंजाबी समाज ने पूरे विश्व में, पूरी मानवता में दिया है कि किस प्रकार हमको अपने हर एक पर्व को, उत्सव को किस उल्लास के साथ, किस उत्साह के साथ मनाना चाहिए। आज यहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही वाइब्रेशन दिखाई दे रही। आज जो एक संदेश यहाँ से गया है कि भारत की जो पहचान है वो हमारी संस्कृति, हमारे सिविलाइजेशन, हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे मॉरल एथिक्स हैं, जो हमारे त्योहार हैं, उनको मनाने के अंदर में पहला तो हम हरिद्वार में हैं, हरि के द्वार में हैं और वहां पर ऐसी भावना जिसके अंदर में समरसता, हम सबके लिए औरों की सेवा कैसे करें, हम औरों का कल्याण उसमें क्या करें और अपना कर्म कैसे करें। आज मैंने पूरे हरिद्वार के पंजाबी समाज को, पूरी मानवता की तरफ से धन्यवाद दिया, क्योंकि कोविड के समय में जो आपने कार्य किया था वो बिल्कुल अद्भुत था। जिस प्रकार आपने यहाँ पर हर एक की सेवा की, जिस प्रकार आपने उस वक्त में ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की सेवा की, आपने कंटिन्यूअस लंगर लगाया, आपने शमशान घाट और ऐसी जगह के ऊपर में अंतिम संस्कार के जो प्रोग्राम किए थे, वो उसने पूरे समाज को बहुत टच किया है। मैं तो कहूंगा कि जो पंजाबी यहाँ समाज है हरिद्वार में, उसने एक पूरे मानवता को सबक दिया है कि जब भी हमारे पास में कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, तो उस वक्त में हमको किस प्रकार अपने समाज का करना है। आज हमने
सचमुच उस पंजाबियत को याद किया, उस पंजाब की परंपरा को याद किया और आज हमने सबने इकट्ठा संकल्प लिया है कि किस प्रकार हम सेवा करें। जो गुरु नानक देव जी ने कहा था बहुत सुंदर, उन्होंने कहा कि सब कुछ तेरा, हम सर्वदा भला। और आज जो सबक लोहड़ी का, आज जो इकट्ठा परिवार ने, वैसे तो बहुत ठंड थी, लेकिन जो आत्मा के अंदर में, हृदय के अंदर में जो आज गर्माहट थी, मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत सुंदर, लोहड़ी की जो आग जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, हम सब संकल्प लें कि किस प्रकार हम औरों की सेवा। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अगली खबर है देहरादून से। उत्तराखंड सरकार का जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम सीमांत और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सरकारी सेवाओं को सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से सफलतापूर्वक चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब तक करीब 1.5 लाख लोग इस अभियान से जुड़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पहले लोगों को अपने कामों के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकारी सेवाएं उनके गांव और घर के पास ही उपलब्ध है। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है और जनता में सरकार के प्रति उत्साह और विश्वास भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, विकास और नवाचार के क्षेत्र में उत्तराखंड अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। देखिए। विकास सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, दूर दराज गांव में रहने वाले गरीब जनता, उनके बीच में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक प्रतिभाग कर लिया है। अनेक लोगों को उनके गांव के पास में, घर के पास में, जिनको अपने काम करवाने के लिए मुख्यालय आना पड़ता था, जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, कई धनराशि खर्च करनी पड़ती थी, साधन लगाने पड़ते थे, उन सब के घरों के पास जाकर काम हो रहा है और बहुत उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर लोगों का है। तो बहुत विकास के काम भी हुए हैं। आज राज्य हमारा नवाचार के मामले हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, विकास के प्रकरण हो, आज देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। बहुत सारे क्षेत्रों में हम पहले नंबर पर है और जो हमारे प्रतिपक्ष के हमारे मित्र हैं, उनको ये सहन नहीं हो पा रहा है। उनको पता है कि जनता का विश्वास उनके साथ नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कुचक्र, इस प्रकार के षड्यंत्र करने का लगातार वो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जनता सब जानती है, फैब्रिकेटेड माहौल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हाँ, मैं अब क्योंकि आप लोगों ने, सब लोगों ने सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सरकार के अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड पुलिस ने डिजिटल पुलिसिंग और न्याय प्रणाली में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। एनसीआरबी की मासिक रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने 93 अंक लेकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड पुलिस ने प्रवक्ता और पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार मीणा ने बताया कि ICJS 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन से पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल और फॉरेंसिक प्रणाली का सफल एकीकरण हुआ है। इसके चलते केस डायरी, चार्जशीट और न्यायिक प्रक्रिया अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित हो रही है। इस रैंकिंग में हरियाणा दूसरे और आसाम तीसरे स्थान पर रहे हैं। वन डेटा वन एंट्री की अवधारणा से पारदर्शिता बढ़ी है और जांच व अभियोजन प्रक्रिया भी तेज हुई है। इधर पुलिस महानिदेशक ने पुलिस टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और कहा कि अब आगे डिजिटल न्याय प्रणाली को और मजबूत करने के लिए जोर दिया जाएगा।
एक बार फिर से डिजिटल पुलिसिंग एवं न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण में अपनी अग्रणी भूमिका साबित की है। एनसीआरबी प्रगति के डैशबोर्ड रिपोर्ट की जो मासिक रैंकिंग इस महीने हमें प्राप्त हुई है, उसमें उत्तराखंड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ICGS 2.0 के इम्प्लीमेंटेशन पे जो हमारी कार्रवाई चल रही है, उसमें पूरे देश में उत्तराखंड ने पहला स्थान इस बार प्राप्त किया है। यह उपलब्धि राज्य पुलिस की तकनीकी दक्षता, तेजी से नई प्रणालियों को अपनाने की क्षमता, प्रदेश के सभी जिलों के समन्वित प्रयास का प्रतिफल है कि हमने राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को प्रथम स्थान पे रखा है। वर्तमान में जो रैंकिंग जारी की गई है, उत्तराखंड ने 93.46 अंक प्राप्त किए हैं आउट ऑफ 100 और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर 93.41 के साथ हरियाणा और तीसरे स्थान पर असम राज्य रहा है। तो ये हमारी जो CCTNS की टीम है, जो हमारे जनपदों में CCTNS और ICGS 2.0 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्य किया जा रहा है, वो जो मेहनत है, जो हमारी टीम और जिलों की मेहनत है, वो इसमें प्रतिफल उसका दिखाई देता है। और उसी वजह से हम लोगों ने इस माह जो NCRB ने डाटा पब्लिश किया है, उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। अगली खबर देहरादून से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता भंडारी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रदेश का वातावरण कुछ राजनीतिक दलों द्वारा दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना तथ्यों के बार बार इस मामले को उठाकर राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि न्यायालय ने दुष्यंत गौतम को राहत दी है और स्पष्ट किया है कि किसी की मानहानि करने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार भावनात्मक रूप से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ है। भट्ट ने यह भी बताया कि सरकार की कार्रवाई के कारण अपराधी आज आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा तथ्यहीन बातों से पूरे प्रदेश का माहौल प्रदूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि उनके ऊपर एक बड़ा झटका है, उनके लिए बड़ा झटका है। पूरी जांच कर रही है पुलिस और साथ ही इस तरह के लोगों को बेनकाब भी किया जाएगा। भाजपा का साफ संदेश है कि न्याय और कानून के पक्ष में खड़े रहना उनकी प्राथमिकता है। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना तथ्यों के बार बार चीजों को उजागर करने का कुछ राजनीतिक द्वारा ये षड्यंत्र था। लेकिन न्याय सबके लिए है। आज न्यायालय में दुष्यंत जी को जो राहत मिली है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया न्यायालय ने, इस प्रकार से किसी की मानहानि करने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। और जब विषय आगे बढ़ता है, और कल माननीय मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम भी भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े हुए हैं। सरकार ने की पैरवी का ही पक्ष था कि अपराधी आज आजीवन सजा की सलाखों के अंदर है। ऐसे में एक पूरे प्रदेश के वातावरण को तथ्यहीन बातों को लेकर प्रदूषित करने का काम जो कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने किया है, आज उनके ऊपर एक बड़ा तमाचा है। धीरे धीरे SIT और जांच कर रही है और इस प्रकार के लोगों को बेनकाब किया जाएगा। ये मैं चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जोशीमठ से है। जोशीमठ भूस्खलन मामले को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन हालात आज भी जस के तस बनी हुई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जिस डर का अनिश्चितता के माहौल में वे 3 साल पहले ही जी रहे थे, वही स्थिति आज भी बनी हुई है। ना तो कोई स्थायी समाधान निकाला और ना ही ऐसा कोई ठोस कदम उठाया गया जिससे प्रभावित परिवारों को भरोसा हो और सरकार उनके साथ खड़ी है। भूस्खलन और जमीन धंसने की समस्या अब भी लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। कई परिवार आज भी अस्थायी व्यवस्थाओं में रहने को मजबूर हैं और भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 3 साल बीत जाने के बावजूद पुनर्वास, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की योजनाएं जमीन पर प्रभावी नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार पर इस मामले पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए कुछ नहीं किया। प्रतिमा सिंह ने सवाल उठाया कि हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या किया गया और साथ ही उन्होंने चिताया कि टाउनशिप बसाना और
हाई राइज इमारतें खतरनाक है। प्रतिमा ने यह भी सरकार से कहा कि पर्यावरण को लेकर गंभीर होने की मांग की गई। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 3 सालों में मुझे लगता है सरकार ने वहां के परिप्रेक्ष्य में, जोशी मठ के परिप्रेक्ष्य में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे वहां के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो कि इस ऐसी अजीब सी स्थिति जो हो गई थी कि सड़कें दरक रही हैं, कब किसी का घर ढह जाए, ये पता नहीं था लोगों को कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। इन 3 सालों में आप बताइए पर्यावरण को लेकर के सरकार कितनी सचेत रही है। अगर सरकार सचेत होती तो अभी कैबिनेट में ये प्रस्ताव ना लेके आते कि अब पहाड़ों पर भी टाउनशिप बसाएंगे। इसका मतलब है हाई राइज बिल्डिंग्स आप बनाने का कार्य करेंगे वहां पर, जिससे कि फिर से जो है पहाड़ दरकेंगे, जमीनें जो है धसकने का कार्य करेंगी। तो मुझे लगता है कि इस तरीके जो पूरा पहाड़ आप बिल्डर्स अपने मित्रों को जो बेचने का कार्य कर रहे हैं, भूमाफियाओं को जो बेचने का कार्य कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि हिमालय जोन में हम बड़े सेंसिटिव जोन में जो है आ चुके हैं, जहां पर भूकंप का खतरा है। अभी आपने थराली देखी, चमोली आपदा देखी, केदारनाथ सबसे बड़ी आपदा हमने देखने का कार्य किया, और इस बार तो हद ये हो गई कि देहरादून ने भी आपदा झेली। और उसके बावजूद आप पर्यावरण को लेकर के सचेत नहीं है। अभी भी खनन जारी है, अभी भी क्रशर जारी है। तो मुझे लगता है सरकार को जोशी मठ के लोगों की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि कल कोई अनहोनी हो जाए और कोई दुर्घटना घट जाए तो उस दुर्घटना की जिम्मेदारी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व सैनिकों ने काले वस्त्र पहनकर मौन मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के साथ साथ मृत शक्ति भी शामिल रही। बता दें कि पूर्व सैनिकों ने बिना नारेबाजी और शांतिपूर्ण तरीके से ये न्याय की मांग की है। इस ब्रिगेडियर सर्वेश दत्ता पहाड़ी डनवाल ने बताया कि यह मार्च किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं की गई है, बल्कि अंकिता भंडारी के परिवार के प्रति संवेदना और न्याय की भावना को लेकर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक एक अनुशासित संगठन है, इसलिए मौन रखकर अपनी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि यदि न्याय में कहीं भी अन्याय होता है तो यह पूर्व समाज और व्यवस्था के लिए गंभीर संकेत है। मार्च के दौरान सरकार से निष्पक्ष और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की भी अपील की गई। यह मौन मार्च इस बात का संदेश देता है कि समाज में न्याय और कानून का सम्मान होना चाहिए और किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे विदित है, आप लोग देख ही रहे हैं बैनर्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। हम अंकिता को अपने परिवार का हिस्सा मांगते हैं और हमारी जो है वो अंकिता के प्रति जो है वो समान वेदना है, एम्पैथी है। हम उसके दर्द को महसूस करते हैं, उसकी माँ के दर्द को महसूस करते हैं, परिवार के दर्द को महसूस करते हैं। हम मात्र जो है वो सरकार से जो है इसके बारे में जवाबदारी मांग नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं भी अन्याय होता है तो वो किसी भी जगह जो है वो न्याय के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा कुठारघात जो है होता है। और हमारी जो है ये व्यापक और बृहद समाज जो है उसके लिए हमारी ये जो आज शोक मार्च है, जो मौन मार्च है, ये हमने आयोजित करी है, जिसमें कि समस्त पूर्व सैनिक जो हैं वो एकत्रित हैं और अधिकांश लोग जो है वो काले वस्त्रों में हैं। जैसे मैं स्वयं काले वस्त्र में हूँ, हमारे बैनर्स भी उसी तरीके से हैं, हमारी मातृशक्ति वे भी इसमें सम्मिलित हैं और ये सब विदित है, पूरी जनता इसको देख रही है और हम न्याय की मांग कर रहे हैं। और न्याय आप उसको जिस तरीके से भी परिभाषित करते हैं वही हमारी अंतिम और आखिरी मांग है। हम चुप इसलिए हैं कि सैनिक जो है वो एक मर्यादित संगठन है, सेना जो है वो एक बहुत गौरवमयी संस्था है और इसलिए हम किसी भी तरीके से जो यहाँ का क्षेत्रीय और स्थानीय समाज है उसको असुविधा जो है उसको हम नहीं देना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम अपना गुस्सा जो है, हम अपना आक्रोश जो है, जो अपनी पीड़ा जो है, उस सब को जो है हम व्यक्त करना चाहते हैं, ताकि इस मौन से जो है वो सरकार जो है वो समझे कि आज अगर इस प्रदेश का और इस देश का सैनिक जो है अगर वो कुंठित हो गया, वो अगर आक्रोशित हो गया, वो अगर नाराज हो गया, तो फिर इस देश की, समाज की कौन है।
अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के शिटकुल थाना क्षेत्र में स्थित राहु नदी में देर रात खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की। लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायतों के बाद विभाग ने अचानक कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर जांच की है। छापेमारी की खबर मिलते ही नदी के किनारे अवैध खनन में लगे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि विभाग की टीम को देखते ही खनन माफिया मौके से फरार हो गया। खनन विभाग की टीम ने नदी में हो रही खनन गतिविधियों की विस्तृत जानकारी की। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इधर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कदम उठाए जाएंगे। यह कार्रवाई विभाग की उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सके और नदी के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अगली खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे इस समय घने कोहरे की चपेट में है। जैसे ही रात हुई वैसे ही पूरे हाईवे पर कोहरे की सफेद चादर बिछ गई। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर चलने वाले वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। हेडलाइट की रोशनी भी कोहरे के आगे कमजोर पड़ती दिख रही है। कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि सामने चल रहा वाहन भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। कोहरे के चलते दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, इसलिए वाहन चालक बेहद सावधानी के साथ सफर कर रहे हैं। इधर ट्रक, बस और कार सभी की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। पुलिस और प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि रात के समय अनावश्यक यात्रा से बचें। अगर सफर जरूरी हो तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। साथ ही तेज रफ्तार से वाहन ना चलाएं की सलाह भी दी गई है। ठंड बढ़ने के साथ साथ आने वाले दिनों में कोहरा और गहरा होने का संभावना है। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ऋषिकेश के विस्थापित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज शिकायतकर्ता ने अब कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। बुधवार शाम विस्थापित कॉलोनी ऋषिकेश निवासी अंकुर दत्त शर्मा ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विस्थापित क्षेत्र में बाहरी बिल्डरों द्वारा बिना अनुमति कमर्शियल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन इमारतों के लिए ना तो संबंधित विभाग से जरूरी एनओसी ली गई है और ना ही एमडीडीए से नक्शा पास किया गया है। उन्होंने बताया कि जब इस मामले में सूचना के आधार के तहत जानकारी मांगी गई तो विभाग की ओर से अधूरी जानकारी दी गई। आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि इस मामले की शिकायत सीएम पोर्टल पर भी जा चुकी है। इतना ही नहीं, अंकुर दत्त शर्मा ने दावा किया कि शिकायत के बाद कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला भी किया, जिसकी शिकायत देहरादून के पुलिस कप्तान से की गई है। उन्होंने अपनी जान को खतरे में बताते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज का मुद्दा ऋषिकेश विस्थापित क्षेत्र में लगभग 3 बिल्डिंग निर्मित हैं, जिनके नाम है वीरभद्र अपार्टमेंट, 298 द गंगेश और 85 द गंगेश। तीनों ने मानकों का उल्लंघन करके ये बिल्डिंगें बनाई हैं। 9 में किसी विभाग से एनओसी ली गई है, ना एमडीडीए का नक्शा पास है। और 85 द गंगेश जो बिल्डिंग है वो तो बल्कि सीवर लाइन के ऊपर निर्माणाधीन है, जिसकी आज तक विभाग भी मुझे सूचना नहीं दे रहा है। केवल आप इन्हीं विभागों की जानकारी मांग रहे हैं या इन्हीं बिल्डिंगों की जानकारी मांग रहे हैं, अन्य भी जिस तरीके आपने बताया अन्य भी जानकारी मांग रहे हैं, सभी पे आपको कार्रवाई चाहिए या इन्हीं बिल्डिंगों पे चाहिए? नहीं, मुझे सभी पे कार्रवाई चाहिए। बाकी सभी पे मैंने सूचना का अधिकार मांगा हुआ है। जैसे जवाब मुझे मिल जाते हैं वो मैं सबको व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा। सूचना के अधिकार में अब तक आपके प्राप्त हुआ है? अभी तक सिर्फ मुझे इन 3 बिल्डिंगों के जवाब प्राप्त हुए हैं, जो कि मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। बाकी की सूचना जैसी मिलती है वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ये जो जवाब मिले हैं पूरे हैं या अधूरे? अभी इनमें कुछ अधूरे हैं, 1-2 जवाब आने इनके भी रह रहे हैं। मुख्य रूप से आपने 3 मांगे रखी हैं, क्या मांगे हैं? मानकों का उल्लंघन करके ये बिल्डिंग बन कैसे गई? दूसरी चीज, बन गई तो विभाग क्या सोया हुआ था? तीसरी चीज, जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया उस प्रार्थना पत्र देने के बाद भी विभाग ने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की इस पे? एसएसपी को भी आपने पत्र लिखा है, उसमें क्या है वो मामला? एसएसपी को मैंने एक पत्र लिखा है
जब मैं इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांग रहा था सूचना, तो मेरे घर पर हमला हुआ था दिनांक 4 नवंबर 2025 को। कुछ 4-5 लोग घर में हथियार लेकर घुस गए थे कि ये जो तू सूचनाएं मांग रहा है ये मांगना बंद कर दे वरना तेरा कत्ल करा देंगे। तो मुझे डर है कि हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा कत्ल भी हो सकता है, मुझे पुलिस से साझ करके बंद भी कराया जा सकता है। अगली खबर है रुड़की से, जहां पिरान कलियार में अवैध निर्माण के खिलाफ धामी सरकार ने सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध दरगाह को हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बंटवारे के बाद भी यह जमीन उत्तराखंड में दर्ज है, जिस पर कब्जे का मामला सामने आया है। रुड़की के मजिस्ट्रेट दीपम सेठ के नेतृत्व में बुलडोजर अभियान चलाया जाएगा। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे और साथ ही कार्रवाई की निगरानी भी करेंगे। किसी भी विवाद या विरोध की आशंका को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर प्रशासन का साफ संदेश है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई राज्य सरकार की उस नीति को दर्शाती है, कानून और प्रशासनिक आदेशों का पालन हर परिस्थिति में किया जाएगा। देखिए, पूरे जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में लगातार जो अवैध अतिक्रमण है सरकारी भूमि पर, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज प्रातः पूर्व में चिन्हित एक अवैध रूप से धार्मिक संरचना थी जो कि यूपी सिंचाई के द्वारा चिन्हित की गई थी। उन्हीं की जमीन पर यह अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, जिसको की नोटिस दिया गया था और उसके बाद आज नियमानुसार उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ऐसे और भी हमने स्ट्रक्चर चिन्हित कर रखे हैं और भी ऐसे अवैध अतिक्रमण है ग्राम समाज की भूमि पर या विभागीय भूमि पर, उसको भी चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया पालन करते हुए हटाया जा रहा है। सर, क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, इसमें प्रक्रिया ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक SOP बनाया गया है जिसमें कि कोई भी स्ट्रक्चर हो उसको डेमोलिश करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाना है। उसके बाद उत्तर अगर कोई देते हैं तो उसकी सुनवाई करनी है और सभी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ TV इंडिया। नमस्कार।